नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत अरोड़ा जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जसप्रीत जी को इसमें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जसप्रीत जी, इसमें दो हिस्से हैं जो दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही इंडिकेट किया और बाकी लोगों ने इस पर प्रकाश भी डाला। एक, एआई को जो कंपनियां अपना रही हैं उन पे असर और उससे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक अलग हिस्सा है। दूसरा, जो कंपनियां एआई में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब एआई पे जैसे कि ओपन एआई की बात करें, अब वहाँ पे जैसे सॉफ्टबैंक के पैसे लगे तो वहाँ पे चिंता है कि हम उस वैल्यूएशन पे चले गए हैं तो क्या हमें पैसा रिटर्न मिल पाएगा क्या। दो अलग अलग कंसर्न है। आपको दोनों कंसर्न वैलिड दिख रहे हैं क्या? नमस्कार सभी को। लक्ष्मण जी, जो वैल्यूएशन का पॉइंट पहले एड्रेस कर लेते हैं तो मैं अनुराग जी से सहमत हूँ। ये जो वैल्यूएशन है, जो एटलीस्ट जो लार्ज कंपनीज हैं, अमेजोन बोल लीजिए, मेटा, गूगल, ये सब अभी 25, 30, 35 पी में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोनॉमिकली हाई चली गई है। हाँ, एनवीडिया आप बोल लीजिए, एएमडी एक कंपनी है वहां की, पेलेंटर है, कुछ कंपनीज हैं जो थोड़े से ज्यादा वैल्यूएशन पे चली गई हैं, 100 प्लस में, बट उनके फिर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा है, बट उनका मार्केट कैप भी कम है कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। तो इतना कोई अगर मैं सारांश में बोलना चाहूँ तो इतना कोई बबल टेरिटरी में अभी नहीं गए हैं इनके वैल्यूएशन। और ऐसा भी नहीं, आप नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक अपने टॉप से कुछ 4% डाउन, तो ऐसा भी नहीं कि नैस्डैक अपने टॉप से 10, 15, 20% डाउन है, तो इट इज ओनली 4% डाउन रिसेंट पीक से। एंड इंक्रीमेंट आप स्टॉक लेवल में भी देखेंगे तो कुछ स्टॉक 5, कुछ 10, मैक्सिमम 15% डाउन है रिसेंट पीक से। आई थिंक बीच में कंसोलिडेशन आया था, अभी वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस कंसोलिडेशन का एक टाइम आ सकता है। टू कंक्लूड, अभी वो ऐसा कोई घबराहट वाला जोन नहीं है, पैसे अभी भी बनेंगे, बट इंक्रीमेंटली ऑब्वियस है कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आफ्टर आफ्टर सच बिग राइज इन द लास्ट 1 ईयर, 5 इयर्स। अब सवाल आता है यूज केस का। तो यूज केस में वो ऑब्वियस है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो इस स्पेस में डायरेक्टली काम कर रही हैं, उनका तो बेनिफिट है ही, बट अगेन अनुराग जी का क्लू लेना चाहूंगा कि वो कंसोलिडेशन यहाँ पे भी होगा, राइट? जैसे इंटरनेट में हुआ, टेलीकॉम में हुआ, यहाँ पे भी अगले 3, 4, 5 सालों के बाद बहुत लिमिटेड कंपनीज ही होंगी जो उभर के आएंगी कि ये टॉप 3, 4, 5 हैं, जो आज के दिन में सब दावा कर रही है कि हम एआई स्पेसिफिक अपना रेवेन्यू बना रहे हैं। बट इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे, जो जैसे हम लोग भी स्टार्टअप से और इंडिविजुअल कंपनी से मिलते हैं, और अगर आप इनफैक्ट लार्ज बैंक्स अगर देख रहे हैं, इनफैक्ट जो लार्जेस्ट बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, विदाउट टेकिंग नेम्स, या पब्लिक सेक्टर में, उनके यहाँ इतना डेटा है और उनके यहाँ ऑलरेडी एक लेवल पे टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी एआई लेवल पे काम चल रहा है कि वो उसको काफी यूज करके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन काफी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकती है, एफिशिएंसी ला सकती है और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल सकती है, राइट? उसमें कोई अभी वो में हम पता नहीं चल रहा, बिकॉज काफी काम हो रहा है उसमें ऑन द बैक एंड। हम जब बात करते हैं उनके उनके सीईओ से, उनके सीटीओ से, एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है ग्लोबली, तो आप देखेंगे कि एक एक है कि जहाँ पे जो टोटली ये फोकस्ड है, और एक है जहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल फाइनेंशियली ऑपरेटिंग लार्ज पावर हाउसेज हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। क्या वो एआई को यूज करके नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे जा सकती हैं क्या? तो वो भी एक एरिया है जो लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी और थोड़ी उसमें वोलेटिलिटी कम होगी। जसप्रीत जी, आप एफआईज के इस चाल को रीड कर पा रहे हैं क्या? जैसा कि अभिषेक अग्रवाल साहब ने कहा भी था पहले कि एफआईज क्यों बेच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी, एफआईज थोड़ा सा एक जेनेरिक टर्म हो गया है। इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसमें एक बहुत बड़ा तरीका है एफडीआई के। और अगर आप एफडीआई देखेंगे तो वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। एफआई फिस्कल ईयर 23-24 में वो करीबन करीबन $70 बिलियन था। एफआई 24-25 में $81 बिलियन था, ग्रोथ आई 15% की। और इस साल भी ग्रोथ है 15% की, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में। तो पैरेलली एफडीआई भी चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म मनी होता है, जो डायरेक्टली जहां जहां सेक्टर्स में अलाउड है वो है, उसको भी देखना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम जो सो कॉल्ड एफआईज हैं उसमें थोड़े से लॉन्ग शॉट हैं, थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले हैं। उसमें क्या हो रहा है, दो तीन चीजें। एक तो उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है, चाहे वो यूएस है या यूरोप है, वहां पे शायद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शायद उतना अच्छा मिल रहा है उनको उनकी इकोनॉमी में। प्लस जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है पिछले 1 साल में, विच इज अराउंड 5%, वो हिस्टोरिकली उससे पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा है, जो हिस्टोरिकली 2-3% रहा है।
अब अगर वो एडजस्टेड फॉर रुपी डेप्रिसिएशन उनके हाथ में कुछ आना नहीं है तो इंक्रीमेंटली उनका अट्रैक्टिवनेस इंडियन मार्केट की कम होता जाए। तो जब तक ये 84 80 वाला 84 88 वाला 84 वाला 89 जब तक ये थमेगा नहीं, वो भी एक रीजन है कि वो एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं आएगा। और प्लस उनकी मार्केट ऑब्वियसली जैसे कुछ हमने बात की, कुछ एक थोड़े हाई जोन में चले गए हैं, प्लस चाइना भी थोड़ा सा उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। तो आई थिंक वो एक समय की बात है। जस्ट लास्ट पॉइंट भी बोलना चाहूंगा कि अब एफआईएस के अंदर भी जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हमने बात की, वैसे ही इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड है जो डेली का एनएवी देख रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके अंदर जनरल इंश्योरेंस का अलग है, पेंशन फंड्स का अलग है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग है, जो अलग अलग नजरिए के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा सा बकेटिंग ज्यादा कर दी है एफआईएस की, जो जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म हम ज्यादा जो देख रहे हैं, जो एंकर एलोकेशन की बात हो रही है, आईपीओ की भी बात हो रही है, वो हम ज्यादा उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो जो थोड़े से शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड मनी देखेंगे, जो विच इज अराउंड द प्राइवेट इक्विटी, वो पैसा अभी भी आ रहा है, उसको बस और जस्ट लास्टली अक्टूबर के महीने में एक अच्छा मिक्स हो गया था कि अक्टूबर में करीबन जो भी जितने भी दिन थे, 22 दिन वर्किंग डे थे, 21 से 11 दिन पॉजिटिव था और 10 दिन नेगेटिव था, तो वो एक अच्छा संतुलन बन गया था। नवंबर हाउएवर वो उतना अगेन स्टार्ट अच्छी नहीं रही है, मैं डेली के वो फ्लोज की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा नवंबर भी कुछ दिनों में सुधरेगा, तो आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो वापस से 3-4 दिन हरियाली दिखेगी तो वापस थोड़ा शायद वी माइट सी स्माइल बैक ऑन द फेसेस। अभी सबसे पसंदीदा सेक्टर आपको क्या दिख रहा है? लक्ष्मण जी, अभी जी के इस सो फार अभी जो ये क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं, जो एक सेक्टर है जिसने डेफिनेटली पॉजिटिव सरप्राइज दिया, वो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर है। और जो निम कंप्रेशन की जो फियर था, वो या तो उतना हुआ नहीं है, या इन सम केसेस वो पॉजिटिव ही रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है लक्ष्मण जी, एनबीएफसीज में 18% की एवरेज और बैंकिंग में 14% की एवरेज इन द क्वार्टर। और जो एसेट क्वालिटी डिटोरेशन है वो भी उतना नहीं रहा है, कहीं केसेस में इनफैक्ट इंप्रूव हुआ है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली एक सेक्टर है जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज किए, और अगर आप उसको प्राइस वॉल्यूम एक्शन डेटा भी देखेंगे तो उधर भी काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं। और दूसरा डेफिनेटली वो कंजम्पशन है, उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये करंट क्वार्टर में जिस हिसाब से इस बार ग्राउंड रियलिटी भी हम जो सुन रहे हैं, ऑटो डेटा को लेके, कंजम्पशन डेटा, ज्वेलरी, रिटेल, वो करंट क्वार्टर बहुत स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और ये सिर्फ दिवाली का नहीं है, ये उम्मीद की जा रही है कि नवंबर दिसंबर में भी वो जो फेस्टिवल का जो रहा रिकॉर्ड सेल्स, स्पेशली ऑटो साइड में, वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं, तीसरे क्वार्टर की तिमाही के नंबर जो है, वो बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद की जा रही है। तो आई थिंक बैंकिंग एंड कंजम्पशन टॉप 2 बहुत क्लियर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.